गाइज वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइज आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो है, ये वीडियो जो है, वीडियो पार्ट 1 होगी इस चैप्टर का। और मैं आपको बता दूं मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो मैं आपको सबसे पहला टॉपिक बता दूं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। पहला टॉपिक ये कवर कराऊंगी। दूसरा वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये तीनों टॉपिक आज हम फटाफट से कवर करेंगे। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर न्यू है तो गाइज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन जब आप प्रेस करते हो तो ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर जल्दी से शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का और दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का। तो गाइज इन दोनों में सबसे पहले आपको फर्क बता देती हूँ। फुल एम्प्लॉयमेंट की एक जो सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, ये हमसे क्या बोलती है? ये हमसे ये बोलती है कि एडी जो है वो एएस के बराबर होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है इकोनॉमी में जिसमें एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी, यानी कि सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमसे एक बात बोलता है, वो ये बोलता है कि ये तो होगा, एडी और एएस बराबर तो होगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर तो होगा, लेकिन रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन होगा, यानी कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन एकदम फुल्ली हम करेंगे साथ ही साथ। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हमसे क्या कहती है वो मैं आपको बता दूं। वो ये बोलती है कि एडी और एएस बराबर तो होगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर तो होगी, लेकिन रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा दोनों के बीच का फर्क। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में एडी एएस सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर तो होंगे, लेकिन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन फुल्ली करेंगे, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट में एडी एएस बराबर होंगे तो होंगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर तो होगी, लेकिन रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो आपको ये फर्क याद रखना है। इस फर्क को याद रखोगे तो मीनिंग अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देती हूँ। अब एक, जैसे कि आप, अगर आपके पास सीबीएसई की बुक होगी तो उसमें एक एग्जाम्पल भी होगा, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। अगर रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से फुलर यूटिलाइजेशन होगा तो आउटपुट आएगा 10 बिलियन यूएस डॉलर। ये आपने एग्जाम्पल अपनी बुक में रीड किया ही होगा। तो इस एग्जाम्पल को मैं आपको समझा देती हूँ बिल्कुल शॉर्ट में, कि अगर हम यूटिलाइजेशन करते हैं फुल्ली रिसोर्सेज का तो आउटपुट कितना निकल के आएगा? 10 बिलियन यूएस डॉलर का। लेकिन अगर हमारे प्रोड्यूसर ये प्लान करते हैं कि हम सिर्फ 8 बिलियन यूएस डॉलर का ही प्रोडक्शन करेंगे, और हमारे हाउस होल्ड कहते हैं वो भी कि हम भी 8 बिलियन यूएस डॉलर का ही एक्सपेंडिचर करेंगे, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड हाउस होल्ड के द्वारा की गई और एग्रीगेट सप्लाई यानी कि प्रोड्यूसर के द्वारा बनाई गई प्रोडक्शन, वो दोनों इक्वल तो होंगे, लेकिन रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। क्योंकि रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन जब होगा जब प्रोड्यूसर भी 10 बिलियन यूएस डॉलर का ही प्रोडक्शन करेंगे और जो कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड है, वो भी एक्सपेंडिचर 10 बिलियन यूएस डॉलर का ही करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें 2 बिलियन यूएस डॉलर अनयूटिलाइज्ड रह जाएगा रिसोर्सेज का, है ना। तो ये हमारी जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, कि जिसमें इक्विलिब्रियम तो है, एडी और एएस बराबर तो है, लेकिन रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं है, यानी कि 2 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो अनयूटिलाइज्ड रह जाएगा। आई होप अब आपको ये दोनों मीनिंग क्लियर हो गए होंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या होती है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की। तो वॉलंटरी की बात करते हैं तो क्या, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जिसमें पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, मतलब लोग खुद ही अनएम्प्लॉयड रहना चाहते हैं। इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल, मतलब काम तो है अवेलेबल, जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन वो खुद ही अनएम्प्लॉयड रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो
एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम नहीं करना चाहते, जो भी वेज रेट चल रहा है उस पर वो काम नहीं करना चाहते, इसको बोलेंगे हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अपनी इच्छा से ही वो अनएम्प्लॉयड रहना चाहता है, क्योंकि उसको उस एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो वेज रेट चल रहा है उस पर काम नहीं करना, जबकि उसको काम तो मिल रहा है लेकिन वो खुद ही नहीं कर रहा। दूसरा आती है हमारी सिचुएशन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मतलब लोग काम तो करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग वेज रेट चल रहा है उस पर काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा। ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, कि वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा। ठीक है, और इसको मैं आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से समझाती हूँ कि इस चैप्टर में इसका क्या कंसेप्ट है। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है, ये सिचुएशन तब आती है जब एडी इज नॉट इनफ टू इंड्यूस फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। जो हमने एग्जाम्पल अभी पढ़ा था 8 बिलियन यूएस डॉलर वाला, कि 2 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो अनयूटिलाइज्ड रह गया, जिस वजह से ये सिचुएशन आती है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अकॉर्डिंगली प्लान्ड आउटपुट इज लोअर देन द पोटेंशियल आउटपुट, कि जब एडी ही नहीं हो रहा, यानी कि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, तो प्रोड्यूसर्स भी क्या करेंगे, सप्लाई को कम करेंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे। तो जब वो कम प्रोडक्शन करेंगे तो उनको जो है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अपने आप ही बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अब हमसे यही बोला गया कि इन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तभी आती है जब रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड यानी कि लास्ट टॉपिक की, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या हो सकता है आपके हिसाब से? बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि व्हेन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क, जो काम करने के योग्य हैं, ठीक है, आर विलिंग टू वर्क, उनकी काम करने की इच्छा भी है, आर गेटिंग वर्क, और उनको काम मिल भी रहा है, यानी कि वो काम करने के योग्य भी है, उनको काम करने की इच्छा भी है और वो काम कर भी रहे हैं, उनको काम मिल भी रहा है। ये सिचुएशन जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। अब हम बात करते हैं हमारे बिल्कुल लास्ट टॉपिक की, यानी कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट? कहने का ये मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर, अब यहाँ पे हमसे एक बात बोली गई है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर इम्प्लाइज ए सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमसे ये बोल रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल जीरो हो गया। ये हमसे ये बोल रहा है कि कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट जरूर रहता है, भले ही फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ही क्यों ना हो एक इकोनॉमी में। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट बाकी होगा, जिसको हम बोलेंगे नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्यों होता है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है? तो ये मैं आपको बता दूं कि कांस्टेंट चेंजेस इन द सप्लाई डिमांड पैरामीटर्स इन द इकोनॉमी, मतलब सप्लाई डिमांड पैरामीटर्स में कॉन्स्टेंटली लगातार चेंजेस आते रहते हैं एक इकोनॉमी के अंदर। तो उनको एडजस्ट करने के लिए, उनकी एडजस्टमेंट करने के लिए जो टाइम लगता है, उस टाइम की यहाँ पे बात हो रही है कि जब हम इन चीजों को एडजस्ट करते हैं तो उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहती ही रहती है। कहने का ये मतलब है सप्लाई और डिमांड में कांस्टेंट चेंज होता रहेगा तो कांस्टेंट एडजस्टमेंट भी होती रहेंगी, और एडजस्टमेंट होती रहेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप ही होता रहेगा, है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा, कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका आंसर जरूर करूंगी। और बाकी वीडियो के लिंक, पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर भी वॉच कर सकते हैं इकोनॉमिक क्लासेस। ठीक है, थैंक यू सो मच।